A very good morning, everyone. Welcome to the daily Hindu news analysis session. And today is 31st of July. So let's start and discuss all the important news articles from today's the Hindu newspaper. So front page से start करते हैं and let's move on to the first news. So the first news is related to a Supreme Court guideline. It is saying that the pellet guns पार्ट ऑफ ग्रेडेड पुलिस रिस्पॉन्स से सुप्रीम कोर्ट. तो बेसिकली क्या है, एज वी ऑल नो कि बहुत सारे पिटिशंस जो है फाइल किए गए थे इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द वायलेंस जो प्रोटेस्ट के दौरान ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे, उस पर क्या है बहुत सारे केसेस जो हैं ऐसे देखने को मिले जिसमें इट वाज फाउंड दैट पुलिस ने क्या है एक्सेसिव फोर्स का यूज़ किया है. राइट, बहुत सारे वीडियोस ऐसे निकल के आए. तो उसमें बहुत सारी इंसिडेंट्स में ये भी देखा गया दैट पुलिस इज़ यूज पैलेट गन्स एज वेल. राइट, तो उसके रिलेटेड क्या है पिटिशन वाज फाइल्ड इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट कि दो ये सब चीज़ें क्या है यूज़ करना शुड बी डन रिस्पॉन्सिबली, बट इसको आप इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते बिकॉज पैलेट गन्स जो हैं वो पुलिस के ग्रेडेड पुलिस रिस्पॉन्स का पार्ट है. ग्रेडेड पुलिस रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि एज़ पर द वायलेंस, जैसा वायलेंस का लेवल होगा उसको कंट्रोल करने के लिए जो है पुलिस है वो एक्शंस लेती है. राइट, पहले टेक मिनिमल एक्शंस एंड ओवर द पीरियड क्या है अगर वायलेंस कंट्रोल नहीं हो रहा तो स्टेप बाय स्टेप वो जो है रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ करती है. राइट, तो पैलेट गन्स भी उस रिस्पॉन्स का पार्ट है, तो इसीलिए इसको क्या है इलीगल तो नहीं बोल सकते. राइट, तो थोड़ा सा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या बोला. The Supreme Court on Thursday said that the use of pellet guns by the police in exceptional circumstances was a part of graded approach to break the civilian protest. तो क्या है बट यूज़ कब करना है, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में यूज़ करना है. राइट, तो दिस वाज द सुप्रीम कोर्ट सेइंग ऑन द यूज़ ऑफ pellet guns. Right, and then it also said that though then there was basically the petitioner wanted ki the Supreme Court should say that ki pellet gun should not be used while controlling these type of protests, but Supreme Court ne kya bola that though the court completely agreed that the state must meet student protest with non-violence and non-brutality, but the bench also flagged the possibility of unscrupulous elements hijacking a bona fide student protest. So they are saying that कि चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे एग्री किया कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को नॉन वायलेंस तरीके से ही गवर्नमेंट को देखना चाहिए, बट वो कहते हैं कि हमेशा एक चांस रहता है कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है एंटी नेशनल हैं या कुछ शरारती आंसर्स जिनको हम बोल सकते हैं, वो क्या है एक अच्छे पीसफुल प्रोटेस्ट को हाईजैक कर सकते हैं और उसको वायलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो पुलिस का काम है कि इंश्योर करना कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट को जो है वायलेंट प्रोटेस्ट में ना कन्वर्ट होने दें. इसीलिए जो पुलिस है, पुलिस हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स which include the use of force to possibly turn off events while turning a resistive crowd. So I hope this is clear कि this is a pellet gun is जो है आप यूज़ करते हो तो that is what not unconstitutional illegal, तो वो it is a part of guidelines to control the crowd in case of protest as per the police guidelines. So I hope this is clear. So let's move on to the next news article. Okay, this is very important article from today's newspaper. So activists raise alarm over PM Care's denial of access to audit statements. तो बेसिकली क्या है, जब से ये फंड बना है, कौन सा फंड, PM केयर फंड. राइट, तो बेसिकली ये फंड जब से बना है तब से क्या है इसके ऊपर क्या है बहुत सारी जो है कंट्रोवर्सीज रेज होती रहती हैं. क्यों होती रहती हैं हम अभी समझेंगे, और क्यों ये फंड, वाई दिस फंड वाज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इसकी कंट्रोवर्सीज क्यों हैं, एंड अभी भी एक्टिविस्ट जो हैं इसके अगेंस्ट जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज इसमें एक कंडीशन है ऑफ द डिनायल ऑफ एक्सेस टू द ऑडिट स्टेटमेंट्स. तो
उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, अब इसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राइट। तो लेट्स सी कि व्हाट इज़ दिस फंड, ये किस पर्पस के लिए बना था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस फंड एंड व्हाई इट इज़ ऑलवेज इन कंट्रोवर्सी, राइट। तो थोड़ा सा इसके बारे में, इसके पहले स्टैटिक इन्फॉर्मेशन समझते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस न्यूज़। सो बेसिकली ये जो पीएम केयर्स फंड है, दिस इज़ बेसिकली रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। सो ये क्या है, बेसिकली एक ट्रस्ट है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का क्या मतलब है, वो ट्रस्ट जिसमें पैसा कहाँ से आ रहा है, बाय द वे ऑफ चैरिटी, बाय द वे ऑफ डोनेशन के थ्रू इसमें क्या है, सारी फंडिंग हो रही है। मतलब इसमें गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं डाल रही है, इसमें क्या है, चैरिटी के थ्रू, डोनेशन के थ्रू इसमें, इस फंड में पैसा इकट्ठा हो रहा है एंड ये पब्लिक चैरिटी फंड है। एंड ये इसकी रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट के अंडर हुई है, तो याद रखना है, पीएम केयर्स is registered as a public charitable fund under the registration act. So it has been registered under the registration act. तो ये भी याद रखना, राइट। तो इसके बारे में दो चीज़ें हमें क्या पता चली, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, राइट। एंड ये फंड कब बना था, दिस वॉज रजिस्टर्ड ऑन मार्च 27, 2020। तो कोविड से पहले ये फंड बनाया गया, याद रखना है। तो दिस फंड वॉज बेसिकली क्रिएटेड बिफोर कोविड। तो ये ट्रस्ट बेसिकली कोविड से पहले बना था एंड इस फंड में बहुत सारी डोनेशंस आई एंड वही सारी डोनेशंस यूज़ करी गई, क्या है, कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए, जैसे फ्री फूड प्रोवाइड किया, वैक्सीनेशन करी पूरी कंट्री की, राइट। तो वो क्या है, वो सारी चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आया, वो पैसा आया पीएम केयर फंड में। और पीएम केयर फंड में पैसा कहाँ से आया, उसमें डोनेशंस के थ्रू आया, राइट। इज़ इट क्लियर। तो बेसिकली एक फ़ंड बनाया गया जिसका नाम था पीएम केयर्स, 2020 में बनाया गया और इसमें थ्रू डोनेशंस, थ्रू चैरिटी पैसा ऐड हुआ। और वो जो सारा पैसा था किस पर्पस के लिए यूज़ किया गया, तो मैक्सिमम पैसा इसमें से क्या है, जो कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने यूज़ किया, राइट। एंड दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये जो ट्रस्ट है, जब भी कोई जैसे अगर कोई कंपनी होती है तो उसका चेयरपर्सन होता है, राइट, आपने याद रखना है। अगर कोई कमेटी बनाते हैं हम, उसका भी कोई चेयरपर्सन होता है। ऐसे ही जब हम ट्रस्ट बनाते हैं तो ट्रस्ट का क्या होता है, ट्रस्टी होता है, ट्रस्टीज होते हैं उसके, और देन उसका भी एक चेयरपर्सन होता है, राइट। तो इस ट्रस्ट का चेयरपर्सन कौन है, ये याद रखना है। इस पीएम केयर ट्रस्ट का ट्रस्टी कौन होगा, पीएम होगा। जो भी कंट्री का पीएम होगा वो ऑटोमेटिकली पीएम केयर फंड का क्या बन जाएगा, चेयरपर्सन बन जाएगा। और जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे और फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ये तीनों क्या बन जाएंगे, ट्रस्टीज़ बन जाएंगे। सो इज़ इट क्लियर। तो बेसिकली क्या है, इस पीएम केयर्स फंड के चेयरपर्सन कौन होंगे, जो भी पीएम होंगे, और इसके ट्रस्टीज़ कौन होंगे, तीन लोग इसके ट्रस्टीज़ हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये जो फंड है, ये इसकी क्या है, कॉम्पोजिशन है। देन अब समझते हैं इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है। अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें जो डोनेशंस के थ्रू पैसा आ रहा है, और जो भी आप डोनेशंस करोगे पीएम केयर फंड के अंडर, उसकी आपको क्या है, इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलती है। तो 100% डिडक्शन मिलती है आपको इनकम टैक्स एक्ट में। एक चीज़ याद रखनी है। एंड दूसरी ये भी याद रखनी है कि अगर कोई इंडिविजुअल करता है तो उसको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगी। अगर कोई कंपनी कर रही है तो उसको किस चीज़ में एग्जम्पशन मिलेगी, तो उसको क्या है, उसकी ये जो डोनेशन है उसके CSR में काउंट करी जाएगी, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। देन इस फंड में एक तो पैसा हमने बोला डोनेशंस के थ्रू आ सकता है। क्या फॉरेन से लोग इसमें क्या फॉरेन डोनेशंस अलाउड है, दिस इज़ ऑल्सो क्वेश्चन। तो येस, फॉरेन डोनेशंस आर ऑल्सो अलाउड। तो जो हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, FCR एक्ट 2016, ये अलाउ करता है कि आप क्या है, इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशंस भी आ सकती हैं। तो इज़ इट क्लियर।
तो फंड के बारे में सारी बातें समझ आ गई कि पहली बात तो ये एक क्या है, पीएम केयर क्या है, एक ट्रस्ट है जो कि रजिस्टर है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, राइट। एंड दूसरी बात ये है कोविड के टाइम पे बनाया गया था और इसमें पैसा कैसे आता है, डोनेशंस के थ्रू आता है, फॉरेन डोनेशंस भी आ सकती हैं। इसको हेड कौन करता है, इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे और इसके ट्रस्टीज़ कौन कौन होंगे, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। देन इसमें अगर आप डोनेशंस करते हो तो आपको क्या है, आपको भी फ़ायदा होगा, आपको इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन मिलेगी, राइट। अगर आप कंपनी हो तो आपके इसको CSR में काउंट किया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, प्रॉब्लम इसमें ये है, ये जो फंड है पीएम केयर, इसको रखा है आउटसाइड RTI। व्हाट इज़ RTI? आउटसाइड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो जो पीएम केयर फंड है इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से बाहर रखा है। इसका क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि अगर आप पीएम केयर फंड के बारे में इंफॉर्मेशन मांगो कि ये कितना पैसा कहाँ पे यूज़ हुआ, तो दैट यू कैन नॉट आस्क, बिकॉज उसके लिए आप RTI फाइल करोगे पूछने के लिए कि इस फंड का कितने पैसे हैं इसमें और वो पैसा कहाँ कहाँ यूज़ हो, आप उसकी डिटेल चाहो तो उसके लिए आपको क्या RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्ट के अंडर फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि ये RTI के बाहर इसको रखा हुआ है, राइट। तो आप इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। तो यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि इसका जो पैसा है कहाँ यूज़ हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सो देयर इज़ व्हाट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फीलिंग आती है कि करप्शन हो सकती है, पैसे का क्या है मिसयूज़ हो सकता है जो पार्टी इन पावर है वो अपने बेनिफिट्स के लिए इस मनी को यूज़ कर ले। ये जो पब्लिक मनी है जो डोनेशंस के थ्रू आई है, क्या पता गवर्नमेंट उसका मिसयूज़ कर ले, क्या पता गवर्नमेंट देखे कि कौन सी कंपनी ने क्या है इसमें कितना कंट्रीब्यूट किया और गवर्नमेंट क्या है उनको फेवर करे, फेवर पर्टिकुलर कंपनी जिसने डोनेशन किए हैं। तो ये सब मिसयूज़ हो सकती है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पीएम केयर में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, राइट। तो इसी वजह से क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्टिविस्ट क्या है इसके ऊपर जो है क्वेश्चन करते रहते हैं। और अभी भी इसके ऊपर क्या है फिर से क्वेश्चन हुआ है कि जब से ये पीएम केयर फंड बना है, गवर्नमेंट ने बोला था कि हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, वी विल कंडक्ट ऑडिट एंड सारी ऑडिट पब्लिक कर देंगे, राइट। कि आप पूछ नहीं सकते हो लेकिन हम खुद से बता देंगे ऑडिट में क्या क्या कितना पैसा आया, कैसे है वो सब, राइट। लेकिन अभी तक कोई ऑडिट का डेटा अभी तक नहीं आया। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से कोई भी इसका ऑडिट का डेटा नहीं आया। और एक्टिविस्ट क्या है बार बार कह रहे हैं कि कोई भी इसका क्या है ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इसको RTI में ऐड करो। ये ओवर द पीरियड ऑफ डिमांड आ रही है कि इसको RTI में आप ऐड करो, राइट। सो दिस इज़ वाई ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। हमने इसके बारे में कितनी सारी बातें करी कि पीएम केयर फंड क्या है, राइट, और ये इसमें पैसा कहाँ से आएगा एंड क्या है कंट्रोवर्सी इसके रिलेटेड क्या है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। देन अगेन कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ अगेन इन न्यूज़। तो हमने बहुत बार डिस्कस किया दैट दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ अभी क्या है इस साल क्या है ड्रॉट्स हैं इन कावेरी रिवर, तो पानी का लेवल कम है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को लेके क्या है अभी उनका आपस में चल रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ एंड दिस इज़ अ फैक्चुअल न्यूज़, आपने याद रखनी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन। वेस्ट बंगाल गेट इट्स फर्स्ट NIA पुलिस स्टेशन इन कोलकाता। तो वेस्ट बंगाल का फर्स्ट NIA पुलिस स्टेशन, NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन खोला गया, राइट। तो इस पुलिस स्टेशन में क्या है वो सारे ऑफेंसेस, वो सारे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट और टैकल किया जाएगा जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के इशू से रिलेटेड है, जो कि सिक्योरिटी के इशू से रिलेटेड है, जो कि टेररिज्म के इशू से रिलेटेड है, राइट। तो ये क्या है एक सेपरेट पुलिस स्टेशन है जिसका फोकस यही होगा। तो इसमें दूसरे आप क्राइम्स के लिए क्या नहीं जा सकते, उनके केसेस यहाँ पे नहीं आएंगे, चोरी ये वो सब, वो नॉर्मल मर्डर ये वो सब नहीं आएगा। इसमें क्या है टेररिज्म और देश की सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर अगर कोई इश्यूज़ हैं वही केसेस इस पुलिस स्टेशन में जाएंगे, राइट। थोड़ा सा NIA के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ दिस NIA। सो बेसिकली क्या है NIA इज़ अ
नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, राइट। एंड ये क्यों बनाया, तो अगर आपको याद हो तो ताज होटल पे अटैक हुआ था बाय द टेररिस्ट, राइट, 2008 में, 26/11 जिसको बोलते हैं, तो 26/11, राइट। जब ये अटैक हुआ ताज होटल पे, 26/11 का अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास कोई ऐसा डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, कि देयर इज़ नो डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री जिसका सोल पर्पस क्या हो, टू हैंडल टेररिज्म। तो कोई भी ऐसा एक भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका एकमात्र पर्पस हो टेररिज्म को हैंडल करना है। जो हमारे पुलिस है उसको तो बहुत सारे क्राइम्स को देखना है, तो वो पर्टिकुलरली टेररिस्ट को नहीं देख रहे हैं। तो उस टाइम पे लगा कि देयर शुड बी what organization, there should be a department in the country that should focus completely on terrorist threats। तो उसके बाद क्या है, 26/11 के अटैक के बाद बना ये NIA। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये NIA क्या है, इसका फोकस है उन्हीं केसेस पे फोकस करना जो कि टेररिज्म से रिलेटेड है या देश की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। So I hope this is clear. Okay, let's move on to the next news. Okay, and this is also again a factual news related to Tamil Nadu. So Tamil Nadu government inks pact to set up Australian Veracity campus। तो बेसिकली क्या है, तमिलनाडु ने किस कंट्री के साथ एक MOU साइन किया है, तो इट हैज़ साइंड विद MOU विद ऑस्ट्रेलिया। एंड क्या है, ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन के फील्ड में और भी हुए हैं साइन, लाइक हुए हैं, बट आपने एजुकेशन वाला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। तो तमिलनाडु और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, एक MOU साइन हुआ है रिलेटेड टू द एजुकेशन। एंड इसमें क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसका एक कैंपस कहाँ पे खुलेगा, तमिलनाडु के चेन्नई में। So this is going to this university is going to open its overseas campus in Chennai। तो ये आपने याद रखना है। पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ क्या है, एक MOU साइन किया है जिसकी वजह से क्या है, एक यूनिवर्सिटी विल कम अप एंड इट्स ओपन इट्स सेंटर हेयर, राइट। तो ये आपने याद रखना है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ऑल्सो अ फैक्चुअल न्यूज़, ये भी आपने याद रखना है। तो बेसिकली क्या है, रिसर्चर्स डेवलप लो एनर्जी सिस्टम टू ट्रीट बायोफार्मास्यूटिकल वेस्ट। तो बायोफार्मास्यूटिकल वेस्ट जो है, बायो मीन्स लिविंग, फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिनल। तो जो बायोफार्मास्यूटिकल वेस्ट होता है एक्चुअली ये इसको क्या है, इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट। तो क्या है, वेस्ट वाटर जब बन जाता है तो उसके बाद में हम ट्रीटमेंट करते हैं कि उसको क्या है हम क्लीन कर सके। तो जो बायोफार्मास्यूटिकल वेस्ट होता है ना, उसको जो है ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ये सब बहुत ज़्यादा होता है, राइट। एंड उसके लिए क्या है, बहुत सारा केमिकल लगता है, बहुत सारी एनर्जी यूज़ होती है उसको, उस वेस्ट वाटर को क्लीन करने के लिए। तो क्या है, बहुत एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है। तो अभी क्या है, एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि कुछ रिसर्चर्स ने, कहाँ पे, रिसर्चर्स एट बिट्स पिलानी हैदराबाद में, इन्होंने एक मेथड डेवलप कर लिया है जिससे क्या है, इस बायोफार्मास्यूटिकल वेस्ट को आप ट्रीट करके क्लीन कर सकते हो, ठीक है। और वो क्लीन करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, बहुत ही लो एनर्जी यूज़ करेगा। तो दिस इज़ मतलब गुड थिंग। तो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन हो गया है इस प्रॉब्लम का, कि जो बायोफार्मास्यूटिकल वेस्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या है डिफ़िकल्टी आती थी उसको ट्रीट करने में, तो उसको अब क्या है इजीली ट्रीट किया जा सकता है नए मेथड से, जो किसने डेवलप किया है, रिसर्चर एट बिट्स पिलानी। तो ये आपने याद रखना है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। Okay, next news is also very important.
इट टॉक्स अबाउट द CEC क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की बात के ऊपर क्या है, देयर वाज अ प्ली इन द फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उसके ऊपर बात हो रही थी. सो सेंटर डिफेंड CEC पैनल विदाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो बेसिकली क्या है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, राइट. अगर आपको याद हो, इसके बारे में हमने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, दैट हु इज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कि देयर शुड बी अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन द कंट्री, राइट. तो कंट्री में इलेक्शंस कराने के लिए क्या है, एज पर आर्टिकल 324 देयर इज़ अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट. एंड इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या है, दिस इज़ अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी. ये मल्टी मेंबर बॉडी है और इसमें क्या है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो इसको हेड करता है और उसके साथ में इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. इस टाइम पे 2 हैं. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स मिलके क्या बनाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या है लिखा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करेगा, इनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो इनको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करेंगे, राइट. एंड क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं लिखी कि अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. कुछ भी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कम्प्लीटली साइलेंट ऑन इट, राइट. तो गवर्नमेंट की चॉइस है कि वो किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहते हैं. तो राइट, देन क्या है, इसमें कुछ इस अपॉइंटमेंट के लिए क्या है, ट्रांसपेरेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कुछ चेंजेस सजेस्ट किए थे और उन्होंने बोला था कि ये जो अपॉइंटमेंट है इसके लिए एक पैनल बैठना चाहिए डिसाइड करने के लिए, जो प्रेसिडेंट को बताए कि किसको आपने जो है लगाना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो उस पैनल में क्या है, 3 लोग होने चाहिए. तो उसमें एक तो होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरा होना चाहिए उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, एंड तीसरा तो हम डिस्कस कर रहे थे कि उस पैनल में जो सजेस्ट करेगी कि किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, उसमें 3 मेंबर्स होंगे. एक तो होगा प्राइम मिनिस्टर, दूसरा होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा और तीसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये सजेशन ये पैनल बना था, राइट. ये जो सजेस्ट करेगा कि किसको क्या है इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, राइट. देन क्या है, गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया इन 2023 और जो इलेक्शन कमीशन का की जो पैनल है इसमें चेंजेस किए. और इस पैनल में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला 1 शुड बी PM, 1 शुड बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा. ये तो सेम रह दिया, लेकिन ये जो CJI था इसको हटा के इसकी जगह के पे क्या कर दिया, उन्होंने बोला कोई एक यूनियन मिनिस्टर होगा, राइट. तो एक कोई यूनियन मिनिस्टर होगा जो इस पैनल का पार्ट होगा और जो डिसाइड करेगा कि कौन क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा. तो ये पैनल डिसाइड करेगी. अब जो है इसके ऊपर ही क्या है क्वेश्चंस हो रहे हैं, बिकॉज इट इज़ सेइंग देखने में ही देखो, अगर आप ध्यान से देखो इस पैनल की जो सजेस्ट करेगी कि किसको चीफ जस्टिस लगाना. एक तो क्या है PM है, राइट. एक कोई मिनिस्टर है, राइट, कैबिनेट मिनिस्टर है, राइट. और एक क्या है लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, राइट, लोकसभा. तो ये भी रूलिंग पार्टी है, ये मेंबर भी रूलिंग पार्टी से, और ये क्या है ऑपोजिशन है. तो आप देख सकते हो ये 2:1 की रेशो है. तो जो गवर्नमेंट इन पावर है उसके फेवर में ये जो पैनल है टिल्टेड लग रहा है. सो दिस जो है इट फील्स कि ये टिल्टेड है इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, कि जो पार्टी इन पावर है बेसिकली उसके मेंबर्स ज़्यादा हैं, उसके 2 हैं, और जो ऑपोजिशन पार्टी है उसका सिर्फ एक ही मेंबर है. और डिसीजन कैसे लेना है, मेजॉरिटी वोट से लेना है. तो अब मेजॉरिटी वोट से तो क्लियरली दिख रहा है गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वही बंदा क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवेंचुअली क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा. तो दैट इज़ व्हाट द पिटिशनर वाज क्वेश्चनिंग कि ये कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है, बिकॉज इसमें क्या है गवर्नमेंट के पास अनफेयर पावर्स हैं और कि वो डिसाइड कर सके कि किसको क्या आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सारी आज की न्यूज़ है. तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं क्या डिस्कस हुआ है,
right? The union government questioned Supreme Court on Thursday on insistence on having Chief Justice on the Prime Minister's panel which select the Chief Election Commissioner. तो क्या है एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट है, इट इज़ अगेन एंड अगेन स्ट्रेसिंग कि जो आपने रिमूव किया है सो बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज़ इंसिस्टिंग दैट उस पैनल में आपने सीजीआई को निकाल दिया, तो देयर शुड बी सीजीआई, राइट? तो अब यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनियन गवर्नमेंट को सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, तो उन्होंने क्वेश्चन किया सुप्रीम कोर्ट से कि आप बार बार इस बात पे इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हो कि ये जो पैनल है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, क्या आपको प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है? तो क्या आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है? पीएमओ को आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो? saying that if the decision of prime minister cannot be trusted, then an outsider or a former judge must sit in to advise on the appointment of cabinet ministers too. So he went too far and he said कि अगर आपको यकीन ही नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पे आपको अगर ट्रस्ट ही नहीं है, तो जब प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं तब भी आप किसी जो है जज को भेज दिया करो, उस टाइम पे भी वो वहाँ पे बैठ जाएं कि प्राइम मिनिस्टर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस चीज़ को देखने के लिए, राइट? तो बेसिकली इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हमें लैक ऑफ फेथ है, ऐसा दिस इज़ नॉट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ दैट, इट इज़ अबाउट द क्वेश्चन कि जस्टिस होना एक बात है और जस्टिस होता हुआ दिखना दूसरी बात है. सो इट शुड नॉट बी दैट जस्टिस इज ओनली बीइंग डन, इट शुड ऑल्सो फील दैट जस्टिस इज़ बीइंग डन. तो ये प्रिंसिपल फॉलो करना ज़रूरी है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस नॉट ओनली बीइंग डन बट ऑल्सो शोन टू बी डन. तो लोगों को भी फील होना चाहिए जस्टिस हो रहा. हो सकता है प्राइम मिनिस्टर क्या है पूरी ऑनेस्टी के साथ ही डिसीजन ले रहे हो, लेकिन क्योंकि ये जो पैनल है टिल्टेड है, इसकी कॉम्पोजिशन ही ऐसी है कि जो क्या है एक साइड पर टिल्टेड है, तो उससे फील आता है कि हो सकता है इसका मिसयूज़ हो. तो वाई टू क्रिएट सच अ सिचुएशन, दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट इज़ सजेस्टिंग कि आप ये जो फिर से क्या है इस पैनल में सीजीआई को ऐड करो और ये जो आपने चेंज करी है और एडिशन किया है कैबिनेट मेंबर का, इसको रिमूव कर दो. सो दैट इज़ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट जज वाज सेइंग. सो आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर. कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स आपने मुझे दो चीज़ों के आंसर देने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन था? सो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड नाउ एट प्रेजेंट हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. दोनों क्वेश्चंस की आपने मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताने हैं, राइट? सो आई होप दिस इज़ क्लियर. So let's move on to the next news article. So another वाटर डिस्प्यूट जो देखने को मिल रहा है दैट इज़ ऑन द रिवर महानदी. एंड उड़ीसा के सीएम क्या कह रहे हैं? महानदी वाटर डिस्प्यूट में एंड सून. सो महानदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. तो महानदी रिवर क्या है? इट इज़ अ रिवर विच फ्लोज थ्रू उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. एंड इसके में क्या है महानदी जो है डिस्प्यूट कौन कौन सी स्टेट्स के बीच एग्जिस्ट कर रहा है? तो इट इज़ बिटवीन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. एंड हमने डिस्कस किया दैट वेन एवर देयर इज़ अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू अ इंटर स्टेट रिवर, तो हमें क्या बनाना पड़ता है वहाँ पे? इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या बनेगा? वो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनेगा. और ये कौन से आर्टिकल के अंडर बनाना होता है? आर्टिकल 262. आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है किसको? प्रेसिडेंट को पावर देता है टू सेट अप अ रिवर ट्रिब्यूनल. जो ये डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंटर स्टेट रिवर वाटर है उसको सॉल्व कर दे, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर. महानदी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. दिस इज़ 851 किलोमीटर लॉन्ग रिवर एंड इट ओरिजिनेट्स इन द अमरकंटक हिल्स. तो याद रखना है अमरकंटक हिल्स में ये ओरिजिनेट होती है. एंड देन इट फ्लोज थ्रू ओडिशा बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो बेसिकली क्या अमरकंटक हिल से ये स्टार्ट होती है और फ्लो करते करते इट फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड देन इट फ्लोज थ्रू ओडिशा
and finally enters Bay of Bengal. So I hope this is clear. तो अभी तक हमने क्या है, हम दो रिवर डिस्प्यूट्स देख चुके हैं. एक तो हम आज के न्यूज़पेपर में कावेरी का देखा, जो कि बिटवीन तमिलनाडु और कर्नाटका चल रहा है. एंड दूसरा हमने देखा महानदी डिस्प्यूट. ये किस में चल रहा है? इट इज़ बिटवीन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, राइट. एंड इन दोनों के लिए ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, रिवर ट्रिब्यूनल्स, under the article 262. So I hope this is clear. So let's move on to the next news. So finally दो बिल पास हो गए हैं इस बार के सेशन में. तो पहला बिल इज़ रिलेटेड टू द इंसल्ट टू द नेशनल सॉन्ग, राइट. हम डिस्कस कर रहे थे कि ये बिल है, प्रेजेंट हो गया. तो अभी क्या है, बेसिकली पहले ये राज्यसभा से पास हुआ था, अब लोकसभा से भी ये बिल पास हो गया. सो लोकसभा ऑल्सो पास दिस प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट बिल 2026 मेकिंग इंटेंशनल इंसल्ट टू वंदे मातरम अ पनिशेबल ऑफेंस, राइट. तो क्या है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, क्या है हमारा नेशनल सॉन्ग, अगर आप उसकी इंसल्ट करते हो वंदे मातरम, तो अगर हम कि इंटेंशनल इंसल्ट की जाती है ऑफ द नेशनल सॉन्ग, तो दिस विल बिकम अ पनिशेबल ऑफेंस, राइट. सो वंदे मातरम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. इसको किसने लिखा था? हु इज़ द राइटर ऑफ दिस? सो दिस इज़ रिटन बाय, हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया, इट इज़ रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. एंड उन्होंने इसको क्या है, अपनी एक बुक में लिखा था जिसका नाम क्या था? आनंद मठ. इफ़ यू रिमेंबर, आई हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम्स. एंड ये आनंद मठ बेसिकली क्या है, ये एक नॉवल था जिसमें किस चीज़ की स्टोरी थी? स्टोरी रिलेटेड टू द सन्यासी रिवोल्ट. तो एक रिवोल्ट हो रहा था 1770s के आसपास इंडिया में. तो उस नॉवल की स्टोरी लिखी, उस रिवोल्ट की स्टोरी लिखी गई है इस आनंद मठ में. और यहाँ पे एक गाना आता है इसमें, जिस वंदे मातरम, एंड वही अडॉप्ट करके क्या हमने नेशनल सॉन्ग बना लिया कंट्री का, राइट. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. देन अनदर बिल जो पास हो गया है बेसिकली, तो दैट इज़ रिलेटेड टू द, जस्ट अ सेकेंड. तो जो बहुत देर से डिमांड हो रही थी दैट पेपर लीक के लिए क्या है, स्ट्रिक्ट जो रूल होना चाहिए, तो अल्टीमेटली वो बिल पास हो गया. तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल हैज़ बीन फाइनली पास, राइट. तो ये पास हो गया. एंड जो क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या है, ट्वीट करके भी बताया, एड्रेसिंग द यंग नेशन एज साथियों, मिस्टर मोदी सेड द पैसेज ऑफ द बिल वॉज पार्ट ऑफ मैनी स्टेप्स taken by his government to address the issue of leak of examination papers. तो उसमें क्या है, ये एक स्टेप लिया गया है. तो इस बिल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो इस बिल के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में हमने डिस्कस करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि देयर इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स if you are found involved in पेपर लीकिंग एक्टिविटीज़. तो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस में क्या है, अप टू 10 CR तक का आपके ऊपर फाइन है एंड 10 years तक की इम्प्रिजनमेंट इज़ देयर, राइट. देन दिस एक्ट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. इट ट्रीट पेपर लीकिंग एज ऑर्गेनाइज क्राइम कि अगर आप माफिया, इट विल वॉट टारगेट द पेपर लीक माफिया, राइट. एंड वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें क्या है, आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ टेम्परिंग करते हो, राइट. और अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो है ऑफिशियल्स क्या है इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो इन पेपर लीक, तो उनको क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम में इंक्लूड करके क्या है उनके ऊपर भी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस क्या है लगाई जाएंगी. देन इस एक्ट में बात करी गई है फास्ट ट्रैक कोर्ट की, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे. अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसको क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंडर क्या है प्रोसीड किया जाएगा. सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ एंड दिस इज रिलेटेड टू द इथेनॉल,
कि जो ब्लेंडिंग E20 पेट्रोल के बारे में। सो बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्या है, पब्लिक प्रोटेस्ट देखने को बाद में क्या है, द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर इज गिविंग इन्फॉर्मेशन काफ़ी दिनों से रिलेटेड टू द E20 के साथ क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या 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 इसके पॉजिटिव्स हैं, तो वो सारे डिस्कस किए जा रहे हैं राइट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगेन एंड अगेन। सो इट इज सेइंग दैट E20 कैन रिड्यूस फ्यूल इकोनॉमी बाय 2 to 6% सेज नितिन गडकरी। सो दे आर सेइंग दैट अगर आप पेट्रोल की ब्लेंडिंग करते हो विद E20 तो क्या है उससे येस फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होने वाली है। तो जो माइलेज का इशू आ रहा है कि माइलेज कम हो रही है, तो वो फाइनली क्या है, मिनिस्ट्री इज एग्रीइंग कि येस माइलेज विल डिक्रीज, ये 2 से 6% तक डिक्रीज कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कि आपका कौन सा आपके पास कौन सी गाड़ी, उसका इंजन क्या है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करके 2 to 6% तक जो क्या डाउनफॉल इन द माइलेज इन द फ्यूल इकोनॉमी इज बीइंग सीन राइट। सो दिस डेटा इज एज पर द सर्वे विच इज कंडक्टेड राइट। एंड इसी सेम सर्वे में एक चीज़ और देखी गई है जो पॉजिटिव है, and this study also find that E20 fuel provides better acceleration, improved ride quality and approximately 30% lower carbon emissions as compared to E10 fuel। तो बेसिकली एजेंडा यही था कि जो कार्बन emissions हैं वो कम हो राइट, तो उसमें तो 30% रिडक्शन देखने को मिल रहा है। बट फ्यूल की जो माइलेज है दैट इज़ समथिंग विच इज़ creating a problem in the mind of people, and then there is a issue of कि गाड़ी बंद हो जाती है व्हेन E20 पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। तो अभी देखा जा रहा है, तो उसमें हमने पढ़ा था दैट जो E20 फ्यूल है इसकी एक प्रॉब्लम है कि जो इथेनॉल है ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, दैट इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है इथेनॉल, तो एक लेयर बन जाती है टैंक में। तो पेट्रोल टैंक में क्या है, ऐसे लेयर बन जाती है कि सारा पेट्रोल ऊपर आ जाता है और जो इथेनॉल वाला और इथेनॉल और पानी की लेयर, इथेनॉल और मॉइस्चर की लेयर क्या है, ये नीचे बैठ जाती है टैंक के, और ये सारा पेट्रोल ऊपर आ जाता है। तो एक दो सेपरेटिव लेयर बन जाती है। तो जब आप गाड़ी को ऑन करते हो तो फ्यूल टैंक से क्या है, एकदम से E20 और मॉइस्चर का जो फ्लो होता है और जिसकी वजह से गाड़ी एकदम से चलती नहीं और बंद हो जाती है। तो दिस प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो बीइंग सीन इन दिस मानसून सीजन राइट। तो ये मानसून में ये क्या, इथेनॉल में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो दैट इज़ वाई पीपल आर ऑल्सो लाइक अगेंस्ट दिस। तो 2 प्रॉब्लम आ रही है, एक तो इथेनॉल का ये जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, इथेनॉल से क्या है, रिड्यूस्ड माइलेज है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, ये दोनों आपने याद रखनी है। और अच्छा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि कार्बन एमिशंस कम हो रहे हैं 30% तक। तो आई होप दिस इज क्लियर। Okay, let's move to the next news, and this is related to a privilege notice being raised against Rahul Gandhi. So BJP leaders file privilege notice against Rahul Gandhi. तो basically क्या है, a privilege motion क्या होता है, a privilege motion can be passed against a member of the house. तो privilege motion आपके against कब launch होता है, when the house feels that you have what undermined रूल्स ऑफ द हाउस, कि आप हाउस के जो रूल्स हैं, पार्लियामेंट के या स्टेट असेंबली के जो रूल्स हैं, या तो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो या आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो हाउस की या किसी मेंबर की। तो उस केस में क्या है, आपके ऊपर क्या लग सकता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो उस केस में आपके ऊपर क्या है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस लगाया जा सकता है, मोशन लगाया जा सकता है। एंड अभी राहुल गांधी पे क्यों लगाया जा रहा है, उन्होंने क्या, कौन सा रूल या क्या ब्रीच किया है। तो इट इज़ सेइंग दैट बीजेपी एमपी एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर सबमिट अ नोटिस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस अगेंस्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, saying that Mr. Gandhi
for the use of unparliamentary and derogatory language and leveling grave and unsubstantiated allegations against Home Minister Amit Shah. So basically क्या है, for the disrespect of the member of the house by using the unparliamentary and derogatory language, तो उनके ऊपर क्या है, इसके लिए they have raised what, privilege motion. तो आपने याद रखना है, privilege motion can be raised against a member of the house when it is feel that they are undermining the rules of house or they are what, disrespecting the house through their actions, through their words or disrespecting the members of the house, right. तो ये आपने याद रखना, this is important. Okay, let's move on to the next news, and this is a news depicting the Nari Shakti of the India, and it is what, Rajnath facilitates all women crew for sailing expedition. तो क्या हुआ था, लास्ट ईयर all women crew went for a sailing expedition in the ocean, right. तो क्या है, all women crew मतलब सारे crew members क्या थी, सारी की सारी women थी, and they went on a फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कमनेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन से. तो क्या है, दे वर व्हाट टू लाइक सर्कल द होल ग्लोब. तो पूरा सारे ओशंस घूम के आने थे, राइट. एंड ये जो क्रू था इसमें सारी की सारी क्या थी, विमेन थी, कोई भी मेल इसमें ऑफिसर नहीं था. तो सारी की सारी विमेन गई ऑन दिस मिशन, एंड इस मिशन का नाम था समुद्र प्रदक्षिणा, राइट. एंड दिस हैज़ बीन cited as an example of नारी शक्ति, राइट. सो एंड जॉइंटनेस अमंग द आर्म्ड सर्विसेज, क्योंकि वुमेन जो ये सारी वुमेन थी, दे बिलोंग टू द 3 सर्विसेज. सो कुछ आर्मी से थी, कुछ नेवी से थी, कुछ एयरफोर्स से थी. तो सब क्या है, मिलके इसके एक्सपीडिशन पे गई जिसका नाम था समुद्र प्रदक्षिणा. तो पूरे सारे ओशंस घूम के आइए. एंड कितने दिन लगे, ये लगे 314 दिन लगे. एंड दे हैव सेल्ड अप्रॉक्सीमेटली 25,500 नॉटिकल माइल्स अक्रॉस द 4 ओशंस. वो तो सारी दुनिया घूम के आई हैं एक साथ जाके, ऑल विमेन. तो ये आपने थोड़ा सा याद रख लेना. ओके, देन इट इज़ सेइंग दैट स्टेट्स मस्ट सेट अप प्रोविजन ओवरसाइट बोर्ड्स. तो सुप्रीम कोर्ट इज टेलिंग द स्टेट्स कि आप क्या है, प्रिजन ओवरसाइट बोर्ड्स क्यों नहीं बना रहे हो, व्हेन द रूल्स आर देयर. जब जो हैं कंडक्ट रूल्स हैं, जो प्रिजन के जो कंडक्ट रूल्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पे प्रिजन ओवरसाइट बोर्ड्स होने चाहिए, ये देखने के लिए कि प्रिजन्स में, जेलों में इनमेट्स की कंडीशन क्या है, क्या उनके जो है वहाँ रहने लायक कंडीशंस हैं कि नहीं, कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है. तो उसका ध्यान रखने के लिए, उसकी ओवरसाइट रखने के लिए प्रिजन कंडक्ट रूल्स कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में प्रिजन ओवरसाइट बोर्ड होना चाहिए. लेकिन आप यू वुड बी शॉक टू नो कि ये 2016 से ये प्रिजन रूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अभी तक एक भी स्टेट में, नॉट इवन वन, किसी एक भी स्टेट ने क्या है, प्रिजन ओवरसाइट बोर्ड्स बनाए नहीं हैं. तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है, एंड दे हैव डायरेक्टेड ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज टू कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड ऑफ विजिटर्स फॉर प्रिजनर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एज रिक्वायर्ड अंडर द मॉडल प्रिजनर मैनुअल 2016 विद इन 4 वीक्स. तो उन्होंने बोला इस ऑर्डर के 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप सब स्टेट्स ने और यूटीज़ ने क्या है, ये ओवरसी बोर्ड्स बनाने. एंड इसका ओवरसाइट बोर्ड्स का काम क्या होगा, टू कंडक्ट द रेगुलर इंस्पेक्शंस ऑफ प्रिजन्स, मॉनिटर द वेलफेयर ऑफ इनमेट्स एंड रिव्यू देयर लिविंग कंडीशन. तो ये सब देखना कि इनमेट्स की जेल में कैसी कंडीशन है, राइट. क्या वहाँ पे प्रॉपर वेलफेयर जो है उनका हो रहा है, क्या वहाँ पे उनके राइट्स की प्रिजर्वेशन हो रही है, क्या वहाँ पे रहने लायक इन्वायरमेंट भी है जेलों में कि नहीं. तो बिकॉज जेल अगर किसी को भेज रहे हो आप सज़ा देके, आप इस इंटेंशन के साथ भेज रहे हो कि वो वहाँ पे जाके उसको अपनी गलती का एहसास हो और वो इम्प्रूव्ड जो है एज अ इम्प्रूव्ड पर्सन बाहर आए. पर अगर जेलों का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो वो क्या है, और
क्रिमिनल माइंड के साथ बाहर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सारे क्रिमिनल्स ही एक साथ हैं, राइट। तो रादर देन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे होने के बजाय और बुरी भी हो सकती है। तो वो सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या है, जेलों का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। तो उसको ध्यान रखने के लिए क्या है, देयर शुड बी व्हाट प्रिजन ओवरसाइट बोर्ड्स, तो जो कि किसी स्टेट ने नहीं बनाए हैं। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड कि आपको 4 हफ्तों के अंदर अंदर इसको बनाना है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, देन दिस इज़ अ न्यूज़ जो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस करी है 2-3 बार, एंड स्टिल इट इज़ अगेन इन न्यूज़, तो एक बार देखते हैं। सो राशन बेनिफिट्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड ओवर डिलीशन फ्रॉम वोटर लिस्ट, हाई कोर्ट। तो बेसिकली क्या है, हमने देखा है कंट्री में क्या चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रही है। किस चीज़ की रिवीजन चल रही है, तो रिवीजन चल रही है वोटर लिस्ट की। वोटर लिस्ट मतलब इलेक्टोरल रोल्स। तो इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट मतलब कि वोट इलेक्शन में कौन कौन सिटीज़न वोट कर सकता है, उन सबका नाम लिखा होता है एक लिस्ट में, उसको क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट। तो उसकी रिवीजन चल रही है। रिवीजन मतलब उसमें अपडेशंस हो रही हैं। अभी बहुत सारे वोटर्स जो हैं, कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है, तो लाइक उनका वोट क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, राइट। कुछ ऐसे सिटीजन होते हैं जो पहले इंडिया के सिटीज़न होते हैं, वो कंट्री से बाहर मूव कर जाते हैं, दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं, इंडिया की छोड़ देते हैं, तो उनका नाम भी क्या है, डिलीट करना पड़ेगा, राइट। देन क्या है, कुछ नए वोटर्स भी ऐड होते हैं, तो यंग पॉपुलेशन भी ऐड हो रही है, तो नए लोगों का नाम ऐड करना पड़ेगा, जिनका नहीं है निकालना पड़ेगा। तो ये होती है रिवीजन, तो इसको बोलते हैं अपडेशन। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या है, वोटर लिस्ट की जो है अपडेशन करनी पड़ती है। तो वो चल रही है कंट्री में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द वोटर लिस्ट चल रही है। आई होप दिस इज क्लियर। इसको इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं, इसको इन शॉर्ट बोल रहे हैं सर एक्सरसाइज, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सर एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज चल तो रही है, पर इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि बहुत सारे वोटर्स के नाम हैं क्या हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। अब वेस्ट बंगाल में एक पर्टिकुलर केस देखने को मिला कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये जो बेनिफिट्स देती है गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स देती है, जैसे सब्सिडाइज रेट पे वो फूड देती है लोगों को, आटा दाल, फूड ग्रेन्स, राइट। ये और भी बहुत सारे वेलफेयर जो बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट देती है सिटीजन्स को। वो सारे बेनिफिट्स जो हैं, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो गया है, उन लोगों को वो डिनाई कर रहे हैं। तो उसके रिलेटेड क्या है, बहुत सारे लोगों ने क्या है केस किया है जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट में कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया, हम तो वोटर हैं, तो हमारा नाम गलत तरीके से डिलीट हुआ है, और क्योंकि अब हमारा नाम डिलीट हो गया तो गवर्नमेंट हमें क्या बेनिफिट्स भी नहीं दे रही, ये कह के कि आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आया। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला था, एंड फिर से अब हाई कोर्ट ने भी ये बोला है कि आप ये जो वोटर लिस्ट है इसको लिंक नहीं कर सकते हो, किसके साथ, कैन नॉट बी लिंक्ड वेलफेयर स्कीम्स के साथ। आप इनको वेलफेयर स्कीम्स के साथ लिंक मत करो, बिकॉज वोटर लिस्ट कोई 100% सबूत नहीं है आपकी सिटीजनशिप का। तो वो इट इज़ सेइंग दैट कि कोई भी जैसे वोटर आईडी या आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये कोई प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। और अगर आपका वोटर कार्ड नहीं है, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंट्री के सिटीज़न नहीं हो और आपको जो है बेनिफिट्स डिनाई किए जाएँ। तो इट इज़ स्टॉपिंग दैट द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सो, एंड इट इज़ सेइंग दैट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम सिर्फ क्या है, वोटर लिस्ट को अपडेट करना। और वोटर लिस्ट कोई भी नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजन, कि आप सिटीजन हो कि नहीं इसका प्रूफ नहीं है। आप सिटीजन हो कि नहीं हो, इसको सिटीजनशिप एक्ट के अंडर डिसाइड किया जाएगा, जो कि किसका काम है, जो कि पार्लियामेंट का काम है डिसाइड करना, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम। तो दोनों चीज़ों को कह रहे हैं आप लिंक मत करो। और ये नहीं कि अगर किसी का नाम इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में अगर किसी का नाम नहीं आ रहा तो आप उसको बेनिफिट्स ही देना बंद कर दो। दिस इज़ रॉन्ग। सो दिस इज़ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो सेड, एंड अगेन सेम थिंग हैज़ बीन रिपीटेड बाय द वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट। तो ये आपने याद रखना है कि दोनों चीज़ों को आप लिंक नहीं कर सकते हो।
ओके, दिस थिंग इज रिलेटेड टू द न्यूज़, जो कल न्यूज़पेपर में थी और उससे रिलेटेड आज आर्टिकल देखने को मिला है. सो क्लियरेंस इन रिवर्स, टॉप कोर्ट notes for the post facto approval must not be read as a support for amnesty. तो बेसिकली क्या हुआ है, जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होती है. थोड़ा सा इसको समझते हैं. जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हो, आपने कोई फैक्ट्री लगानी है या आपने कोई रोड्स बनाना है या कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, राइट, तो उसके लिए क्या है, आपको लैंड क्लियर करनी पड़ेगी, जगह चाहिए, प्रोजेक्ट लगाना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे आप खड़ा करोगे, उसको लैंड पे ही खड़ा करोगे. तो लैंड क्या आपको क्लियर चाहिए, वहाँ पे उस लैंड को पहले क्लियर करना पड़ेगा. जो भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्या आपको डिसमेंटल करके एकदम उसको स्क्रैच जीरो पे लाना पड़ेगा. देन यू नीड टू क्लियर दैट लैंड, देन आप उसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हो, राइट. तो क्या है, बहुत केसेस में क्या है, जब कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाना होता है तो बहुत सारी लैंड आपको लेनी पड़ती है, उसके ऊपर ट्रीज़ भी लगे होते हैं, तो उसको काटना पड़ेगा, राइट. तो वो सब केसेस के लिए क्या है, तो ऐसे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या चाहिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए. तो बिफोर स्टार्टिंग आपको चाहिए क्या, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बाय द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, राइट. ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी चाहिए. कौन बोलता है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, ये मैंडेटरी अंडर एक एक्ट जिसका नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट. तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये कंपलसरी करता है ऑन द कंपनी या द प्रोजेक्ट मेकर कि अगर आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आपको पहले क्या चाहिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, राइट. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या देखा गया कि बहुत बड़े बड़े इन्वायरमेंटल जो बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लग गए, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया, लेकिन कोई भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया गया, राइट. और गवर्नमेंट ने क्या अलाउ किया इन प्रोजेक्ट्स को कि अच्छा आप कंप्लीट हो गए, अब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले लो. तो दैट इज़ वाई दिस थिंग वॉज इन न्यूज़ कि ये कैसे हो सकता है. इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस है वो तो ऐसी चीज़ है जो पहले चाहिए, प्रोजेक्ट लगाने के बाद में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का क्या करोगे, राइट. तो दैट वाज व्हाट साइटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कि आप क्या है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते, बैक डेट से आप किसी को इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं दे सकते. तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस क्या है, आपको पहले ही लेनी पड़ेगी. बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट यू कैन नॉट टेक इट रेट्रोस्पेक्टिवली. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो उसी को डिस्कस कर रहा है ये आर्टिकल. ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो एडिटोरियल जो कल की न्यूज़ से रिलेटेड है. कल न्यूज़ देखी थी हमने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड. तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा इंडेक्स है जो बताता है कि कंट्री की इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है. तो हमारे प्रोडक्शन लेवल्स क्या बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसके रिलेटेड बताता है. तो ये बताता है हमें व्हाट, हेल्थ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री, कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में बढ़ रही है, कम हो रही है, अच्छी है, बुरी है, लाइक उसका जो लेवल बताता है. तो हेल्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग किससे पता चलेगी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से पता चलेगा. तो इसका डेटा आया, एंड इसका डेटा जो जून मंथ का आया वो ऐसा था कि वो लास्ट 23 मंथ्स का सबसे हाईएस्ट था. तो मतलब पिछले जून से और क्या है, इस जून से लेकर लास्ट 23 मंथ्स तक पीछे तक चले जाओ तो इतना हाईएस्ट डेटा किसी में नहीं आया था. तो इतनी ग्रोथ रेट आई, तो मतलब इट वाज अ गुड डेटा. सो उसी के बारे में ये बात कर रहा है दैट दिस इज़ जस्ट अ टेम्पररी रिस्पाइट कि द बेसिकली ऑथर इज सेइंग कि ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इतनी 23 मंथ हाई ग्रोथ आपने को देखने को मिली है जो कि 7.3% की है. कहता है इसको देख के इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सिर्फ टेम्पररी रिस्पाइट है और इसके ऊपर बेसिस के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि आने वाले दिनों में चीज़ें अच्छी होने वाली है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग कि वो ही इज़ गिविंग द रीज़न कि इस मंथ में इतना ज़्यादा कैसे आ गया एंड फ्यूचर में अभी अच्छे होने के चांसेस कम क्यों हैं. तो फ्यूचर में अच्छे नहीं होने के चांसेस हमें भी पता. एक तो क्या है, वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि यूएस ईरान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकल के कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, बबल मंदेब भी इसमें इन्वॉल्व हो गया जब से हाउदीज़ ने क्या है
रेड सी वाले एरिया पे अपनी जो है अटैक करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो एक तो वेस्ट एशिया क्राइसिस तो चल ही रहा है, दूसरा क्या है, देन वी आर ऑल्सो सीइंग कि इस साल का जो मानसून है वो क्या है, इज़ नॉट अ गुड मानसून, इट इज़ अ डेफिसिट मानसून। तो डेफिसिट मानसून की वजह से क्या है, ग्रोथ क्या है, कम देखने मिल रही है। डेफिसिट मानसून की वजह से क्या है, इनकम कम होगी लोगों की। तो इनकम कम होगी तो हमारे कंजम्पशन लेवल्स भी कम होंगे। कंजम्पशन लेवल कम होंगे तो क्या है, अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी कम होगी। तो इससे क्या है, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो कम होगी। तो हमारा ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है ये फिर से कम आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली क्या है, दिस इज़ व्हाट द दिस थिंग इज सेइंग। तो दे आर सेइंग कि इस मंथ में ज़्यादा होने के चांसेस, ये जो इस मंथ में ग्रोथ आ गई, इसके रीजंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सेइंग दैट एक तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कर रही है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, तो उसकी वजह से एक तो जो सारी ग्रोथ चल रही है कहते हैं। एंड आफ्टर द पोस्ट पैंडमिक ईयर्स जितना भी यही रीज़न मेजरली दिखने को मिल रहा है कि ये जो ग्रोथ दिख रही है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही दिख रही है। और इस मंथ का जो पर्टिकुलर रीज़न दे रहा है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ देखी गई है। क्यों, बिकॉज ऑफ सीवियर हीट वेव। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए क्या है, आपको ग्रोथ देखने को मिली, राइट। एंड देन इट इज़ सेइंग कि इस मंथ में माइनिंग सेक्शन में भी अच्छी ग्रोथ दिखी है, लेकिन आपको नेक्स्ट मंथ्स में क्या है, माइनिंग सेक्टर में भी आपको क्या डाउनफॉल देखने को मिलेगा, राइट। तो ये सारे रीजंस की वजह से वो कह रहे हैं दिस इज़ नॉट द ट्रू पिक्चर, व्हाट दिस इज़ ड्यू टू सर्टन टेम्पररी रीजंस, जो जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से ग्रोथ क्या है, डाउन आ सकती है। तो इट इज़ सेइंग दैट इफ़ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ गोइंग टू रिमेन अनफेवरेबल एंड द गवर्नमेंट विल नीड टू थिंक रेडिकली अबाउट हाउ टू जंप स्टार्ट द डोमेस्टिक इकॉनमी। वो कह रहा है कि अभी तो ये जो दिख ही रहा है कि कोई भी चांसेस नहीं लग रहे हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस जल्दी सॉल्व होगा, तो ये जो वर्ल्ड लेवल का इन्वायरमेंट है वो तो अनफेवरेबल ही रहने वाला है। तो गवर्नमेंट को ही सोचना पड़ेगा कि कैसे वो डोमेस्टिक लेवल पे अपनी इकोनॉमी को फिर से जंप स्टार्ट करवाए, और कैसे वो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर करते रहना पड़ेगा, सो दैट देयर इज़ व्हाट मनी फ्लोइंग इनटू द मार्केट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। Okay. Then next article is talking about the Bay of Bengal as India's Shanti anchor. तो बेसिकली क्या है, what is this Shanti anchor and what is the author trying to explain in this? So it is basically trying to explain India's policies related to the maritime security, right, and emerging as the global maritime power and the one who controls Indian Ocean. So ये सारे जो क्या हैं इंडिया के efforts हैं to what show that India controls India Ocean and हाउ टू इंश्योर इंडियाज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो उसके लिए क्या अलग अलग एफर्ट्स हैं, तो जिसकी बात इसमें करी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सेइंग दैट जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है हमारा, ये क्या है, ये वर्ल्ड का मोस्ट डिज़ास्टर प्रोन रीजन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो नेचुरल डिज़ास्टर्स तो होते ही रहते हैं, राइट, कभी साइक्लोन आ गया, कभी फ्लड्स आ गए, वो सब चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे वहाँ पे क्या है, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि इलीगल फिशिंग होती रहती है, क्लाइमेट की वजह से क्या है यहाँ पे डिज़ास्टर्स आते हैं, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, देयर इज़ अ नीड टू व्हाट बिल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है कि सो दैट ये जो एरिया है वो सिक्योर रह सके और इंडिया इमर्ज एज अ मैरीटाइम पावर, राइट। तो उस चीज़ को देखते हुए क्या है, जो इंडिया के हमारे दिस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने क्या है अभी एक जो है बात करी है शांति नॉर्म्स की। तो इट इज़ ही इज़ टॉकिंग अबाउट शांति नॉर्म्स एंड ही इज़ सेइंग दैट दिस इज़ बेसिकली द विजन ऑफ इंडिया
शांति नॉर्म्स आर बेसिकली व्हाट द विजन ऑफ इंडिया फॉर द यूएन सिक्योरिटी सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए. तो वी आर व्हाट फाइटिंग फॉर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो टेम्पररी सीट्स होती हैं, राइट, जो 10 मेंबर्स ऐड होते हैं, तो उसकी 2028-9 की जो टर्म है उसके लिए वी आर व्हाट स्टैंडिंग. एंड हमने इस बार का हमारा जो एजेंडा रखा है, हमने what we are promoting ourselves through शांति नॉर्म्स. तो what is this basically शांति नॉर्म्स? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं शांति नॉर्म्स को. तो बेसिकली शांति स्टैंड्स फॉर just a second. So Shanti stands for securing holistic advancement. तो we are what talking about कि कैसी एडवांसमेंट होनी चाहिए, हॉलिस्टिक मतलब विच इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द सेक्टर्स. एंड ये जो एडवांसमेंट है किसके थ्रू होनी चाहिए? थ्रू नॉर्म्स के थ्रू, मतलब थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू होनी चाहिए, थ्रू द ट्रस्ट बिटवीन द कंट्रीज एंड इंटेग्रिटी, राइट. तो ये जो है हमारा विजन है, राइट, जो हम इंडिया इज़ यूजिंग फॉर कैंपेनिंग. तो वी आर यूजिंग दिस एज अ विजन फॉर कैंपेन. किस चीज़ के लिए हम कैंपेन कर रहे हैं? हम यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट की मेंबरशिप के लिए कैंपेन कर रहे हैं, राइट. और हम अपने प्रचार में क्या बोल रहे हैं? हम अपने प्रचार में ये बोल रहे हैं कि इंडिया का विजन क्या है? इंडिया का विजन है शांति. और शांति का क्या मतलब है? कि सबकी एडवांसमेंट हो, सबका भला हो. कैसे? अच्छे रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू, एक दूसरे के साथ क्या है, एक सब कंट्रीज़ के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, राइट. हमें क्या है, जितने भी यूएन के नॉर्म्स हैं या वर्ल्ड की जो जितनी भी हमारी इंटरनेशनल रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए, राइट. हमें क्या, एक दूसरे को ट्रस्ट करना चाहिए. सारी कंट्रीज़ को ट्रस्ट कैसे बढ़ेगा? हमें अच्छी अच्छी पार्टनरशिप्स करनी चाहिए. हमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स हैं उसको क्या है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए. देन इट इज़ ऑल्सो सेइंग दैट थ्रू इंटेग्रिटी ऑल्सो शांति मेंटेन रहेगी. एंड इंटेग्रिटी क्या है कि आप जितने भी प्रोसेसेस फॉलो करते हो उसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें क्या है, देयर इज़ ट्रांसपेरेंसी, देयर इज़ अकाउंटेबिलिटी. एंड वर्ल्ड लेवल पे क्या है, यू आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी एट द वर्ल्ड लेवल. तो ये सारे जो हैं इंडिया के विजन हैं फॉर दी वर्ल्ड, कि हम क्या है, सबकी ग्रोथ चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, राइट. देन इट इज़ सेइंग दैट इंडिया क्या है, रीजनली इंडिया हम पहले हमारी जो मैरीटाइम पॉलिसी की बात कर रहे हैं ऑथर की, हम क्या है, हमारी पहले मैरीटाइम पॉलिसी क्या है, शुरू से ही क्या है, ये जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है इम्पॉर्टेंट रहा है. अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो तब भी क्या है, हिस्टोरिकली भी क्या है, इंडिया की जो इंडिया के जो पोर्ट्स थे उसके थ्रू क्या है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज चलता रहता था हमारा, राइट. उनके साथ कल्चरल टाइज थी, ट्रेड टाइज थी बिटवीन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़. इवन इन द हिस्ट्री ऑल्सो चोला एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, पांड्यास के बारे में पढ़ते हैं, कैसे उनके रिलेशंस थे विद दिस इंडोनेशिया, विद वियतनाम, राइट. ये सारे हम हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. कहते हैं आज भी क्या है, आज भी हमारा फोकस वही है. हिस्टोरिकली भी हम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे थे, और आज भी इंडिया के क्या है, हमारे रिलेशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ अच्छे हैं. बीट आसियान, तो हम आसियान के क्या हैं, फ्री ट्रेड पार्टनर भी हैं, राइट. एफटीए पार्टनर भी हैं हम आसियान के. इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी है, राइट. तो ये सारी पॉलिसीज़ क्या बताती हैं कि हमारा आज भी फोकस क्या है, वी फोकस कि बे ऑफ बंगाल इज़ अ इम्पॉर्टेंट एरिया, और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारी क्या है, अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन रहें. उसके लिए हम अलग अलग स्टेप्स लेते रहते हैं. आसियान के एफटीए पार्टनर बन गए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, गवर्नमेंट ने 2 प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करें. फर्स्ट वॉज सागर इनिशिएटिव, एंड इसी को बाद में अपडेट करके नया इनिशिएटिव आया जिसका नाम था महासागर. तो ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं. सो बेसिकली वो कहता है कि हमारा विजन शांति है. हम वर्ल्ड में क्या चाहते हैं, हमारा शांति इज़ द विजन. एंड इसको करने का रोड मैप क्या है, हम इसको कर रहे थे थ्रू सागर एंड नाउ थ्रू महासागर, राइट. तो बेसिकली क्या है, अगर एक रोड है
अगर एक डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन क्या है, शांति, शांति जो हमने अभी डिस्कस किया, तो शांति की जो गाइडलाइंस है वो हमारी डेस्टिनेशन है। उसको पहुंचने का रास्ता हम किसके थ्रू बना रहे हैं, थ्रू सागर एंड महासागर इनिशिएटिव्स, राइट। तो इसके बारे में वो ऑथर बोल रहा है। तो थोड़ा सा समझते हैं सागर और महासागर इनिशिएटिव के बारे में भी। तो बेसिकली क्या है, सागर इनिशिएटिव क्या था, तो सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। तो सागर की फुल फॉर्म क्या थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। एंड इस सागर इनिशिएटिव के थ्रू, ये जो 2015 में आया था बेसिकली ये सागर इनिशिएटिव, और इसके मेन आइडिया क्या था कि इंडियन ओशन जो रीजन है, जो इंडियन ओशन रीजन है ये सिक्योर होना चाहिए। दिस शुड बी व्हाट, सिक्योर, यहाँ पे पीस होनी चाहिए। दिस शुड बी व्हाट, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होने चाहिए। एंड यहाँ पे क्या है, प्रॉपर लाइक सिक्योरिटी होनी चाहिए, सो दैट मैरीटाइम ट्रेड क्या है अच्छे से हो सके, और ये जो एरिया है सारा स्टेबल रहे, जिसकी वजह से क्या है हमारी जो है मैरीटाइम ट्रेड है अच्छे से चलती रहे, मैरीटाइम ट्रेड अच्छे से चले, और हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बूस्ट हों। तो दिस वाज व्हाट द agenda of the this सागर initiative, and it is saying that there should be what हम इसके लिए हमने डिफरेंट एफर्ट्स करें अंडर द सागर इनिशिएटिव कि कैसे ये जो इंडियन ओशन रीजन है सिक्योर रह सकता है। तो उसके लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए, हमने क्या है दूसरे कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन करी, हमने जो है इंश्योर किया कि इस एरिया में पायरेसी ना हो, इस एरिया में स्मगलिंग ना हो, टेररिज्म ना हो। हमने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी प्रमोट किया दूसरे कंट्रीज़ के साथ। और जब भी इस एरिया में इंडियन ओशन के रीजन में क्या है कोई भी डिज़ास्टर हुआ तो हमने क्या है दूसरे कंट्रीज़ की भी हेल्प करी। तो डिज़ास्टर के टाइम पे हमने बहुत सारी क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करी। तो इंडियन ओशन अगर क्या अगर कोई ऑयल स्पिल्स हो गए, राइट, कोई साइक्लोन्स आ गए, कोई भी ऐसी टाइफून्स आ गए इंडियन ओशन रीजन में, तो हमने क्या है कंट्रीज़ की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है हेल्प करी, राइट। एंड हमने फोकस किया है कि ब्लू इकोनॉमी ग्रो करे। अंडर द सागर इनिशिएटिव हमने ये बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। तो याद रखना है सागर इनिशिएटिव का बेसिकली गोल था कि मैरीटाइम सिक्योरिटी रहे। और मैरीटाइम सिक्योरिटी कौन से रीजन में, इसका फोकस एरिया क्या था, बस इतना याद रखना है, फोकस वॉज इंडियन ओशन रीजन। तो फोकस वॉज इंडियन ओशन रीजन पे हम फोकस थे, राइट। देन हमने इसको लॉन्च करा, वी अपडेटेड दिस विद महासागर। तो गवर्नमेंट ने अपना जो है विजन उसको और बड़ा कर लिया, उसको महा कर लिया, और उसको क्या बोला, महासागर इनिशिएटिव, राइट। एंड ये महासागर ये 2015 में आया था और महासागर इनिशिएटिव 2025 में आया था। एंड व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ महासागर इनिशिएटिव, तो ये क्या है हमारा, हमने अपना विजन जो है बड़ा कर लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो सारे मैरीटाइम्स रूट हैं उसमें सिक्योरिटी रहे। सारे मैरीटाइम्स रूट्स के लिए क्या हमने कोऑपरेशन की बात करनी है, तो हम बड़े लेवल पे मूव करेंगे, तो इंडियन ओशन से मूव करेंगे, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट होल, यहाँ पे हमारा फोकस इंडियन ओशन रीजन था। सो दिस इज़ व्हाट द पैसेज इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो देन देर इज़ ओपिनियन पेज, जहाँ पे वन क्वेश्चन इज बीइंग डिस्कस, यू कैन रीड। इसमें मल्टीपल डेटा दिए गए दैट हैव फास्ट ट्रैक कोर्ट्स डिलीवर्ड द ऑन द प्रॉमिस ऑफ स्पीडी जस्टिस। तो बेसिकली क्या है, अभी अनफेयर प्रैक्टिसेस एग्जामिनेशन एक्ट जो पास हुआ है, राइट, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, राइट, पब्लिक एग्जामिनेशन में, तो उसमें एक पॉइंट ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दो। तो बेसिकली दिस ओपिनियन पेज इज बेसिकली गिविंग द एग्जांपल्स कि ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी पर्टिकुलर केस के लिए क्या है गवर्नमेंट इज सेइंग कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो बहुत बार बने हैं, लेकिन उनका ऐसा जो हमें क्या है रिजल्ट्स इतने अच्छे देखने को मिले नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी बहुत सारा क्या है ये इस इंटेंशन के साथ बनाए जाते हैं कि जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो स्पीडी होगी। बट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी क्या है बहुत सारे पाइलअप केसेस पड़े हैं, वहाँ पे भी पेंडेंसी के इशू हैं, वहाँ पे भी जजेस प्रॉपरली क्या है आप उनको अपॉइंट नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे भी वही सारी जो चीज़ें दूसरी जुडिशरी में एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ वो सब प्रॉब्लम क्या है हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी एग्जिस्ट कर रही है।
इट गिव्स मल्टीपल डेटा कि कितने कितने, जैसे इट इज सेइंग दैट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी नियरली 2.4 लाख पेंडिंग बैकलॉग केसेस पड़े, राइट. तो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इज़ ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन, कि कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी क्या है, इसको आप, दिस इज़ नॉट अ वन स्टेप सोल्यूशन. तो मिलके काम करना पड़ेगा, ब्रॉडर चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट. तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द पॉसिबल चेंजेस इन द जुडिशरी ऑफ इंडिया. कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए जुडिशरी में टू एड्रेस दिस बैकलॉग इशू, कि ये जो सारा बैकलॉग इशू क्लियर हो जाए एंड जुडिशरी क्या है एफिशिएंट हो जाए. एफिशिएंट जुडिशरी के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो इसका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. So this was all from my side, students. Thank you so much. If you have any doubt, feel free to write in the comment section. Thank you.